दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल पे। देखिए बिहार दरोगा मेंस का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। अब जो प्रश्न आते हैं उनका अगर यदि मुआयना किया जाए तो देखा जाता है कि पिछले प्रश्न भी कुछ रिपीट करते हैं और काफ़ी लोगों को एक आइडिया मिलता है पिछले प्रश्नों को देख के। तो इसके लिए मैं एक जो अब तक बिहार दरोगा और बिहार एक्साइज़ वाले में जितने भी प्रश्न आए हैं, लगभग 12 से 14 एग्ज़ाम हुए हैं, उनको मैं यहाँ एक एक करके सेट पे सॉल्व कर दूंगा, आपके लिए डिस्कशन कर दूंगा, ताकि जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाए, उनको पता चल जाए, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिपीट ज़रूर होंगे। और जो प्री दे रहे हैं उनको भी आइडिया लगे कि प्रश्न कैसे आते हैं और तैयारी करना है तो कैसे करना है, और मतलब किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है ना। तो ये जो पहला है बिहार दरोगा का जो सेट है, ये 2008 का है। प्रश्न 23/4/2008 को आया हुआ है। तो इसका मैं डिस्कशन करता हूँ। हमारे 100 प्रश्न हैं, इनके बारे में बताऊंगा। अभी हम सॉल्व करेंगे इसको। तो आप इस प्रश्न को समझिए, प्रश्न की प्रकृति को समझना है। मेंस वाले जो बच्चे हैं इन प्रश्नों को समझेंगे भी और याद भी करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। भारत के महान्यायवादी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। और भारत का ये जो होता है सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, ठीक है। और कोई संसद का सदस्य नहीं होता और मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, लेकिन यह किसी भी सदन में बोल सकता है, लेकिन इसे मत देने का अधिकार नहीं होता। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अधिकारी है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे रहता है। तो इसका सही जवाब होगा महान्यायवादी। इसका जो विवरण है संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो आप इसे 10 सेकेंड लीजिए और इसे बताइए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग दे सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न जो कि उस समय के करेंट अफेयर से रिलेटेड था, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो इस प्रश्न से हम आगे बढ़ जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम उस समय थे, ठीक है। अगला प्रश्न भी करंट अफेयर से रिलेटेड था कि भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने थे। तो इसको भी हम छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न फिर करंट से था, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसको भी छोड़ के देखिए, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, सेना प्रमुख हैं और राष्ट्रपति हैं। जो ये अगला प्री होने वाला है सब इंस्पेक्टर का, उसमें पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए करंट का इससे ट्रेंड पता चलता है। मुख्य न्यायाधीश के बारे में उन्होंने पूछा है। 6वें प्रश्न की हम बात करते हैं। तो कह रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका सही जवाब होगा कि राज्य मंत्रिपरिषद जो होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। तो ये भी उस समय 2008 का करंट का प्रश्न है। उस समय तांतिया कंस्ट्रक्शन था। चलिए इस प्रश्न को भी छोड़ देते हैं, लेकिन इन प्रश्नों से आपको प्रश्नों की प्रकृति को समझने का मौका मिलेगा और ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो ये देखिए, थोड़ा सा प्रश्न जो है उस समय कटिहार था, लेकिन अब शायद पूर्णिया हो गया है ना। तो इसको आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, पूर्णिया है या कटिहार है। मेरे हिसाब से इसका सही जवाब पूर्णिया होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बीपीएससी में आ चुका है जहाँ तक मुझे याद है। और मुख्य जूट उत्पादक जो राज्य है वो भारत में पश्चिम बंगाल है ना। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 9वां जो है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था। तो बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के आरा से नेतृत्व प्रदान किया था, है ना। और ये जो प्रश्न है बिहार से रिलेटेड 1857 के क्रांति के बारे में आप लोगों को क्या क्या पढ़ लेना है कि क्रांति में जो नेतृत्व था कि कहाँ कहाँ, जैसे लखनऊ में, कानपुर में, फैजाबाद में और दिल्ली में किनके द्वारा नेतृत्व किया गया, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है कि इन नेतृत्व को किन किन के द्वारा दबाया गया, जैसे कि लखनऊ में किन के द्वारा दबाया गया, दिल्ली में किन के द्वारा दबाया गया, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 1800 और एक तीसरा प्रश्न जो 1857 की क्रांति से संबंधित आता है कि 1857 की क्रांति को किसने, और इससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति को किन किन लेखकों ने क्या क्या कहा है। अंग्रेज
लेखकों ने क्या कहा है, मजूमदार ने क्या कहा है, किसे वीर सावरकर ने क्या कहा है, तो इस पे प्रश्न याद रख आते हैं। तो 1857 क्रांति के बारे में आपको 3 चीज़ ध्यान देना है। क्रांति का नेतृत्व किसने किया, क्रांति को दबाया किसने, और इसको किन किन चीज़ों की संज्ञा किन किन के द्वारा दी गई है ना। अगला प्रश्न है, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाया गया, तो उस समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बनाया गया था। एक करेंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगला है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, तो इसका सही जवाब होना चाहिए, आप लोग 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप लोग बताइए। इसका सही जवाब है सी, ऑप्शन सी, 60%। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पुनः भारत के महान्यायवादी से ही संबंधित आ गया कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है, तो भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पोस्ट पे होते हैं। प्रथम विधिक अधिकारी भी इन्हें कहा जाता है, किसी भी सदन के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन इन्हें मतदान का अधिकार नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में कितनी साक्षरता की दर है, तो साक्षरता की दर जो है 2001 के जनगणना के अनुसार पूछा गया है, लेकिन यह उस समय के करंट अफेयर से जुड़ा। अब तो 10 वर्षीय जनगणना में 2011 के अनुसार इसका आंकड़ा बदल गया है, तो 63% के आसपास है बिहार का साक्षरता दर। तो साक्षरता दर से संबंधित जो है कि सबसे साक्षर जिला महिलाओं से संबंधित साक्षर जिला, पुरुषों से संबंधित साक्षर जिला, वो आपको फैक्ट के तौर पे याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं, तो ध्यानचंद आपके हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं, और इनका जन्म जो हुआ था 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। अगला प्रश्न है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, तो आप लोग बताइए शेरशाह के बचपन का क्या नाम था, फरीद, रहीम, सलीम और मुरीद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां, और उसके पिता जो थे हसन खां, जौनपुर राज्य के अंतर्गत उस समय सासाराम आता था, और वहाँ के वो जमींदार थे। प्रश्नों की प्रकृति को समझते चले कि देखिए कैसे प्रश्न आ रहे हैं, करेंट से कहाँ आ रहे हैं, फैक्ट पॉलिटी से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, हिस्ट्री से कैसे प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका जो पहला बैठक हुआ था मुंबई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी, और इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। आपको इसके साथ इतना फैक्ट याद रखना है। अगला प्रश्न है, व्यापकत का सिद्धांत से संबंधित है, व्यापकत का सिद्धांत ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाया गया था, इसमें सतारा, जैतपुर, बघाट, इन सबको अपने अंडर ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया था। इसका मूल कारण क्या था कि जो यहाँ के राजा थे, राजा और महाराजा जो होते थे, वो जिनका वंश आगे नहीं बढ़ पाता था, उनके अपने बच्चे नहीं हो पाते थे, उनको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत डलहौजी अपने राज्य में मिला लेता था। तो व्यापकत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के समय से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, भारत का प्रथम वायसराय ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम वेंटिक, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। तो आपको याद रखना है, भारत का प्रथम वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था विलियम वेंटिक, और वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर था। तो ये आपको याद रखना है। लॉर्ड कैनिंग का पीरियड याद रखना है, 1856 से 62 के समय में भारत का प्रथम वायसराय था। 1857 की जो घटना हुई थी इसी के पीरियड में हुई थी। 1861 में सुधारों का कार्य के तहत इसने पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया था, और जो IPC, जब आप सब इंस्पेक्टर बनोगे तो जो आपको IPC पढ़ना पड़ेगा, तो IPC इसी के पीरियड में लाया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग को आपको याद रखना है भारत के प्रथम वायसराय के रूप में। अगला है, जो टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है, अगला प्रश्न है, टाई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, और ऑप्शन डी में B और C। तो इसका सही जवाब होगा, आप लोग बताइए, आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है। टाई बेकर शब्द जो है फुटबॉल और हॉकी दोनों से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त
ने इसकी स्थापना, कुमारगुप्त प्रथम बेसिकली, कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना 414-454 ईस्वी में किया था। उस समय का विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी था। अब तो खैर इसके अवशेष बचे। 1198 के बाद के पीरियड में बख्तियार खिलजी के द्वारा इसका विनाश कर दिया गया था और सारी पुस्तकें जला दी गई थी। अगला प्रश्न है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? ऑप्शन है मीर कासिम, कुंवर सिंह, सिराजुद्दौला और बिरसा मुंडा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मीर कासिम। मीर कासिम मीर जाफ़र का दामाद था और मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने जब हटाया था 1760 में, तो उसके दामाद को उसका बंगाल का नवाब बना दिया था। लेकिन मीर कासिम ने समझदारी दिखाते हुए अंग्रेज़ों के चंगुल से अपने आप को छुड़ाने का प्रयास किया और मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को उसने ट्रांसफ़र किया मुंगेर। वहीं पे उसने तोप बनाने का कारखाना भी शुरू किया था और कुछ उसने जो पासेज, अंग्रेज़ों के स्पेशल पासेज मिलते थे, व्यापार पासेज, उसको उन्होंने भारतीयों के लिए भी फ्री कर दिया, जिससे अंग्रेज़ों में और रोष पैदा हो गया और उन्होंने तरीके से इसका विरोध करना शुरू किया और जिसके कारण इनके बीच युद्ध हुआ, है ना। तो मीर कासिम को आपको याद रखना है, मुंगेर को इसने अपनी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? बीबी जयला, रानी रीता, कजरी देवी, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें हर जगह आप खोजोगे तो बीबी जयला आंसर दिया हुआ है, लेकिन उनकी माता का नाम था गुजरी देवी। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन सी कजरी देवी मिसप्रिंट हो गया है, नहीं तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, लेकिन उनकी माता का नाम था गुजरी देवी। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में, भागलपुर में, पूर्णिया में, मुंगेर में। आप लोग 10 सेकंड का समय लीजिए और बताइए। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था और इनकी आंचलिकता के पुरोधा माने जाते हैं और इनकी पुस्तक जो थी मैला आंचल, वो एक सुप्रसिद्ध उपन्यास है। इनका जन्म हुआ था पूर्णिया में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को उनकी पुस्तक कामायनी को हिंदी भाषा का महाकाव्य माना जाता है। यह छायावादी युग का प्रतिनिधित्व करता है ना। तो कामायनी पुस्तक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, जिसको हिंदी भाषा का महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? इतिहास का एक प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमेशा आता है एग्जाम में। चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, आर्यभट्ट और कनिष्क। तो अर्थशास्त्र की रचना जो है कौटिल्य ने की थी, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भगत सिंह। तो अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो काफ़ी आसान प्रश्न है, आप जवाब दीजिए, आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका सही जवाब है मीर कासिम और अंग्रेज। 1764 के बीच में हुआ था। जब मैं पिछले प्रश्न में हमने डिस्कस किया था मीर कासिम की जो नीतियाँ थी उससे अंग्रेज काफ़ी खफा लग रहे थे। उसने तोप का कारखाना बनाया था, पासेज सबके लिए जारी कर दिए थे और राजधानी अपनी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में शिफ्ट कर लिया था, है ना। तो इस वजह से अंग्रेज़ नाराज़ थे और उन्होंने मौका देखा और एक युद्ध की घोषणा हो गई, जिसमें अंग्रेज़ एक साइड और इसमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एक साथ थे, है ना। तीनों एक साथ थे। आपको याद रखना है कौन कौन? अवध के नवाब शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। और इसमें जो सेनापति थे अंग्रेज़ों की तरफ से बक्सर के युद्ध में 1764 में हेक्टर मुनरो थे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि यह बक्सर का युद्ध है ना, जो भारत के इतिहास को बदलने में सबसे टर्निंग पॉइंट रहा था। क्योंकि इससे पहले जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, इस समय तक अंग्रेज उस मजबूत स्थिति में नहीं थे। उस समय वो फ्रांसीसियों, फ्रेंच, पुर्तगीज़ और जो कुछ भारतीय रजवाड़े थे उनसे कुछ ही स्तर पे ठीक थे, लेकिन बक्सर के युद्ध ने उनकी सत्ता को संपुष्ट कर दिया था। इसलिए इसमें याद रखना है हेक्टर मुनरो उस समय का सेनापति था। अगला है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो आपको याद रखना है 9 प्रमंडल हैं। बिहार वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है, उस समय का फैक्ट है, आप इसको अपडेट कर सकते हैं खुद से। अगला प्रश्न था, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो सितारा देवी जो थी कथक नृत्यांगना थी, है ना। तो ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न देखिए आपको आ सकते हैं ऐसे कि सितारा देवी के बारे में, रविशंकर प्रसाद के बारे में, और हाल फिलहाल में ऐसे कोई जो प्रोमिनेंट संगीतकार, पेंटिंग
या नृत्य वाले होते हैं तो उनका प्रश्न पूछा जाता है कि वो किन से संबंधित है। हाल फिलहाल में एक प्रोमिनेंट जो एक आर्टिस्ट है उनका निधन हुआ है, तो वो किस विधा से संबंधित है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मुझे हालांकि उनका भी नाम याद नहीं आ रहा है, आप इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। आप इसको 5 सेकंड टाइम है, बनाइए। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। काफ़ी आसान प्रश्न। देखिए बौद्ध और जैन जो है ना प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है, तो उसको अच्छे से करिए किसी बुक से, लूसेंट या क्राउन के अलावा भी, क्योंकि वहाँ से एक प्रश्न आते ही आते हैं। दूसरा तीसरा प्रश्न है जैन धर्म से संबंधित इस एग्जाम में। तो जैन धर्म के बारे में, वो 24वें तीर्थंकर थे। 540 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था वैशाली, इसको कुंड ग्राम कहा जाता है। और 72 वर्ष ईस्वी में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनका निधन हो गया था। ये 24वें तीर्थंकर थे। अगला देखिए बुद्ध से रिलेटेड प्रश्न आ गया। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नेपाल। झारखंड, अगला प्रश्न, झारखंड देश का कौन सा राज्य है। तो झारखंड जो है देश का 28वां राज्य है ना। अगला प्रश्न, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो ये प्रश्न बिहार से रिलेटेड सामान्य प्रश्न है, तो इसकी संख्या होगी 40। तो आप इसको बिहार के जो बेसिक फैक्ट हैं उससे क्लियर कर सकते हैं इसमें कि बिहार में जो लोकसभा की सीटें हैं, कौन सी आरक्षित 6 सीटें हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपका 8 मार्च को मनाया जाता है ना। तो डेट से रिलेटेड प्रश्न आपको पढ़ना है। मिसलेनियस के लिए बिंबिसार किस वंश का राजा था। तो बिंबिसार जो था हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, है ना। और उसने अपनी राजधानी राजगृह में बनवाई थी और उसको कुणिक कहा जाता था। उसने बिंबिसार ने जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। उसकी हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदय ने की थी, जिसने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। तो बिंबिसार का जो हर्यक वंश है वो इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिए। मगध ही पूरा का पूरा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था। तो गांधी जी ने चंपारण में सबसे पहला सत्याग्रह शुरू किया था। आपको इसलिए याद रखना है कि गांधी का जो एक एरा है 1917 16-17 के बाद जैसे ही वो भारत में आते हैं, भारत की आज़ादी तक उनसे काफ़ी जुड़े हुए फैक्ट आपको मिलेंगे। मील आंदोलन, उसके बाद खेड़ा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन तक, जैसे सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, असहयोग, तो इतने सारे आंदोलन है उससे रिलेटेड फैक्ट। मतलब 1917 के बाद इतिहास का कोई भी ऐसा फैक्ट है नहीं है जो गांधी के प्रयासों से अछूता रहा हो। तो 1917 के बाद का जो एरा है वो गांधीयन एरा कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पीरियड में, है ना। तो आपको गांधी पे काफ़ी जो फैक्ट हैं याद रखना होगा। जैसे 1924 में जो कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था, उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी, मात्र एक अध्यक्षता की थी, है ना। तो ऐसे फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक ने हाल में अपने भारत की कहाँ शाखा खोली थी। तो करंट अफेयर्स है, इसको छोड़ देते हैं। सार्क का सबसे नया सदस्य उस समय अफगानिस्तान बना था। अफगानिस्तान नया सदस्य बना था और इसके साथ ही इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। सार्क की साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। आप इसका फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, प्रश्न में पूछा जा सकता है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आप बताइए। देखिए ऐसे प्रश्न जो मिसलेनियस में है, एक न एक कार्यालय पूछा ही जाता है, तो जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहते हैं उनको आपको याद कर लेना है। तो यूएनओ का कार्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन ए। शिवाजी को किसने कैद किया था। तो शिवाजी को कैद किया था औरंगजेब ने, ठीक है। 1666 में जयपुर के भवन से कैद कर लिया था। चलिए अगला इसका सही जवाब होगा औरंगजेब ने किया था। और आपको थोड़ा सा मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ लेना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। देखिए गांधी जी से रिलेटेड 2 प्रश्न आ गए। गांधीयन एरा महत्वपूर्ण है अपने आप में भारतीय इतिहास के मॉडर्न सेक्शन में। तो इसका जवाब होगा सही सी, बेलगांव में जो कांग्रेस का 40वां अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन। तो बंगाल के विभाजन में 2-3 फैक्ट हैं, आपको याद रखना। 1905 ईस्वी में हुआ था पहला। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। इसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है इन्हीं के बीच में कि स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन जो है आपका 7 अगस्त को, जैसे 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की जैसे ही घोषणा हुई
तो कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग करके स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई, जिसका डेट था 7 अगस्त 1905। उसके बाद भी स्वदेशी आंदोलन बढ़ने के बाद भी अंग्रेज़ नहीं माने और इसका प्रभाव 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन करके कर दिया गया। तो 3 फैक्ट आपको याद रखना है, 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905 और अगला जिस दिन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905। अगला प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आप इसका आंसर बताइए। चुनाव लड़ना चाहता है तो इसके लिए उसका उम्र होना चाहिए 21 वर्ष, है ना। तो देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है, इसके साथ न्यूनतम आयु वाला जो प्रश्न है लगभग हमेशा पूछा जाता है। जैसे लोकसभा विधानसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए होता है और राज्यसभा के सदस्यता के लिए 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पटियाला में। अगला प्रश्न है, जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? तो जसपाल राणा जो है आपके निशानेबाजी से, जसपाल राणा निशानेबाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है 49 में राजा भोज के बारे में पूछा गया है, किस वंश से संबंधित है? तो राजा भोज जो है परमार वंश के राजा थे और उनकी राजधानी थी धार, है ना। इन्होंने नौ विक्रमादित्य, नौ सहसांक यानी 9 विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको याद रखना है, दिल्ली का जो लाल किला है उसका मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, जबकि आगरा के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? ये इसका सही जवाब आप लोग दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 10 मई को। 20वीं जो बटालियन की टुकड़ी थी उसने 10 मई को ये विद्रोह शुरू कर दिया था मेरठ से, है। ठीक है। उसके बाद काफ़ी 1857 के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आपको जो जो फैक्ट याद करना है मैंने पिछले प्रश्न में बता दिया है। अगला, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में किस दिन किया था? तो इसका सही जवाब है 30 जनवरी 1948 को, जब वो प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे और उनके अंतिम शब्द थे मृत्यु से पहले, निधन से पहले, हे राम। अगला, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति करके गणतंत्र की स्थापना की गई है? तो उस समय का करंट अफेयर्स है, नेपाल होगा इसका आंसर। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ये उस समय का करंट अफेयर्स है, इसको छोड़ देते हैं। अगला है, वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल, उस समय का करंट अफेयर्स है, इसको भी छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध के उत्पादन से। इसे ऑपरेशन फ्लड के रूप में भी जाना जाता है, जिसके सूत्रधार वर्गीज कुरियन के रूप में जाना जाता है। समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम 1970 के दशक में स्टार्ट हुआ था, उसके साथ साथ ही यह प्रोग्राम आगे बढ़ा और भारत आज विश्व के अग्रणी उत्पादकों में है, दूध के अग्रणी उत्पादक में है। इसके पीछे डॉक्टर वर्गीज कुरियन का हाथ है, जिसे ऑपरेशन फ्लड के रूप में भी जाना जाता है ना। अगला प्रश्न है, सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, कावेरी। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, ऑप्शन से आप इसको चूज कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा सी, सिंधु। सिंधु देखिए, सिंधु के बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूँ। ये तिब्बत के मानसरोवर झील है, उसके बाद सान्यो खाब बाबा एक जगह है, वहाँ हिमनद है, वहाँ से निकलती है और इसका लेंथ लगभग 2800 किलोमीटर है, 2880 के आसपास। लेकिन भारत में यह 1134 किलोमीटर बहती है और अरब सागर में गिरती है। 5 जो पंच नदियाँ हैं, इसके प्रमुख पंच नदियाँ हैं सतलज, चिनाब, रावी, व्यास तथा झेलम। मुझे याद आ रहा है कि इनका क्रम आपको याद रखना होगा, पश्चिम से पूरब की ओर। सतलज, चिनाब, रावी, व्यास तथा झेलम के बारे में पूछा जाता है कि निम्न नदियों को क्रम से सजाएं। थोड़ा सा फैक्चुअल फैक्ट है, लेकिन आप इसको मैप में देख के सजा के याद रख लीजिए, पूछा जा सकता है प्रश्न में। अगला प्रश्न है, WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? उस समय का करंट था दलीप सिंह राणा, उनका नाम है खली का। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस किस वाद्य वादन से रहा है? तो इसका आंसर होगा सितार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? लोकनायक कहा जाता है आपको जयप्रकाश नारायण को। इसके साथ आपको जैसे
मिसलेनियस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें उपनाम भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को, राष्ट्रपिता गांधी जी को, जननायक जो है कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा जाता है। बिहार के 3 हैं तो आप एटलीस्ट इन तीनों को याद रख सकते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर और अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी है। इसका निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था फतेहपुर सिकरी में, है ना। अगला प्रश्न है एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी चलाई गई थी? तो इसका आंसर होगा इस समय का करंट अफेयर्स है, बंग मैत्री एक्सप्रेस होगा। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति को पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर स्वयं हट सकते हैं या महाभियोग के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है, जो संविधान के आर्टिकल 61 में वर्णित है। यानी संविधान का अतिक्रमण यदि करते हैं राष्ट्रपति तो उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। और ये जो संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है, लेकिन इससे 14 दिन पहले, महाभियोग लाने के 14 दिन पहले उनको राष्ट्रपति को एक लिखित सूचना देनी पड़ती है। अगला प्रश्न है भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से हुआ? तो इसका सही जवाब है आंसर ए, 65 का आंसर ए होगा पुर्तगाल। पुर्तगाल से सबसे पहले उन्होंने संबंध बनाया था। आपको याद रखना है कि कौन से जो विदेशी राज्य थे जैसे पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रेंच, इनमें आने का क्रम क्या है और इन्होंने अपनी पहली जो कोठी है वो कहाँ कहाँ, मतलब पहला अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाया था, ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हॉकी। एक वेलिंगटन ट्रॉफी जो है नौकायन से संबंधित है, वेलिंगटन कप हॉकी से संबंधित है। दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, आप इसको मिसलेनियस के स्पोर्ट्स में जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो इसका प्राकृतिक उपग्रह, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो है चंद्रमा है, जिसकी दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है पृथ्वी से। और एक और फैक्ट है कि हम चंद्रमा का लगभग 57% ही भाग पृथ्वी से देख सकते हैं। 27 दिन 8 घंटे में अपनी जर्नी पूरा करती है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करती है। अगला प्रश्न है जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। या बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं कि बुद्ध कब मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, कब बोधिसत्व के रूप में जन्म लेते हैं। बोधिसत्व मतलब उनके पुनर्जन्म की श्रृंखला है जिसमें वो आम लोगों को मुक्ति दिलाते हैं और फिर मुक्ति दिला के फिर अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, है ना। इसी श्रृंखला में बुद्ध का जो अंतिम जन्म है वो शाक्य मुनि के रूप में माना जाता है। इसके उपरांत मैत्रेय वगैरह का भी कॉन्सेप्ट है। हालांकि नेपाल में कहा गया है कि बुद्ध ने जन्म ले लिया है। ये सब कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं, लेकिन आपको जातक के बारे में याद रखना है कि बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म के बारे में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? ठीक है, तो अगला इसका जवाब होगा सुएज नहर जो है लाल सागर को जोड़ता है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। 1900 में पूछा जाता है कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था 26 जुलाई 1956 को। ये कारगिल दिवस है, आपको याद रखना है। 1956 पूर्ण डेट है इसका राष्ट्रीयकरण का। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। भगवान बुद्ध ने अपना सबसे पहला जो धर्मोपदेश दिया था, बताइए क्या होगा इसका आंसर? सी, सारनाथ में। 71 में अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो इस प्रावधान में बदलाव कर दिया गया है, लेकिन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है रज़्मनामा जो है किसका अनुवाद है? रज़्मनामा फारसी अनुवाद है आपका, बताइए। महाभारत का फारसी अनुवाद है। अगला प्रश्न है वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, औरंगजेब। देखिए औरंगजेब का 2 बार हुआ था। एक बार आगरा में 1658 में हुआ था देवराय, और दूसरा बार जब दिल्ली में प्रवेश किया था उस समय, एक बार 1658 में और एक बार 1659। अगला प्रश्न है अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान 1717 में प्रदान किया गया, 1717 में प्रदान किया गया था। शायद 1717 में ही प्रदान किया गया था, कहीं आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। मुझे जहाँ तक पता है 1717 ही होगा। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान 1717 में दिया गया था, 1717। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिए? पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार ऑप्शन
बी 1510 में किया था। अबुकर्क, अल्फांसो द अबुकर्क ने गोवा पे अधिकार कर लिया था, ठीक है। और गोवा भारत के स्वतंत्र होने के उपरांत भी पुर्तगालियों के कब्जे में रहा था, लेकिन गोवा को 1961 में मुक्त कराया गया था और उस समय इसको दमन और दीव के साथ जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेकिन 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया। 1987 में आपको डेट याद रखना है। और दमन एवं दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अगला प्रश्न है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम जो है रेशम के कीड़े के लार्वा से उत्पन्न होता है। प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा है, ठीक है ना। और इन जो रेशों में मुख्यतः फिब्रोइन टाइप का कुछ होता है, जिनको फिब्रोइन कहते हैं इन प्रोटीन रेशों को। इसमें शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है लार्वा को। अगला प्रश्न है, मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए इनमें से कौन सा अति आवश्यक है? काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदत्त नेटवर्क, सिम कार्ड, उपरोक्त सभी। इसमें लग रहा है उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? कुंजी पटल परंपरागत जो राइटर है उसमें एंटर का जो ये था उपलब्ध नहीं था, इसमें बाद में बदलाव किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो इसमें होगा www ईमेल, HTTP, इसमें सभी होगा। 79 का ऑप्शन डी। अगला, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो इसमें यूनिवर्सल डोनर आप लोग को पता है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ओ ब्लड ग्रुप वाले को कहा जाता है और AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तने कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो तने की कटाई, इसमें कपास, केला, पटसन, गन्ना। तो इसका सही आंसर होगा गन्ना। अगला प्रश्न है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन सी। अगला, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने पर आपका कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो ये होगा लैक्टिक एसिड। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? संतरे जो हैं आपके विटामिन के प्रबल स्रोत हैं, विटामिन सी का प्रबल स्रोत है ना। अगला प्रश्न है, देखिए साइंस के कितने प्रश्न उस समय 2008 के आसपास में आसान आते थे प्रश्न, इसमें तो आप 90 कर लोगे। काफ़ी आसान प्रश्न है। जैसे समय बीतता गया, कंपटीशन टफ होता गया, प्रश्न की श्रृंखला को टफ करता गया, लेकिन इससे आपको एक बेसिक रफ आइडिया मिल जाता है कि प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है? डेंगू, मलेरिया, फाइलेरियासिस, घेंघा जो है आयोडीन की कमी से होता है ना। अगला प्रश्न है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? पालक के पत्ते जो हैं आयरन के प्रबल स्रोत माने जाते हैं, ऑप्शन बी। दंत क्षय का कारण क्या है? दंत क्षय का कारण क्या है? विषाणु संक्रमण, प्रदूषित जल, बैक्टीरिया जनित संक्रमण। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया जनित संक्रमण। अगला प्रश्न है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? आप लोग बताइए। टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, फिलोसेसिस। तो इसका सही आंसर होगा 88 का आंसर होगा ऑप्शन ए, टेटनस। अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध थे चिकित्सक, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री, जीव विज्ञानी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सापेक्षवाद के सिद्धांत का इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला था 1912 में। काफ़ी लोगों को लगता है कि द्रव्यमान एवं ऊर्जा का जो संबंध है E=mc², इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। जी नहीं, उन्हें सापेक्षवाद के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए 1912 में फिजिक्स का नोबेल अवार्ड मिला था। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल ने किया था। अगला प्रश्न है, भाप के इंजन का आविष्कार किया। देखिए मिसलेनियस प्रश्न, आविष्कारक के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते थे, अभी भी आप इसको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में देख सकते हैं। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जेम्स वाट द्वारा। अगला प्रश्न है, संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या है? PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना। और अगला इसके एक और होता है उसको GSLV कहा जाता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो आपको इन दोनों का फुल फॉर्म याद रखना है और दोनों का फ़र्क याद रखना है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः जिम्मेवार है? तो इसमें होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड।
अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत उपयोग होता है? तो इस आंसर इसका होगा मोमबत्ती, हाँ सॉरी सौर लालटेन। सौर लालटेन जो है अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो विद्युत धारा का मापन जो होता है एमीटर से होता है ना। और एक और भी प्रश्न पूछा जाता है कि एक जो मतलब आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध क्या होता है? तो उसका प्रतिरोध जो होता है शून्य होता है और एमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। 2-3 फैक्ट याद रखने हैं। इनका जो रेजिस्टेंस है 0 है और एक श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अगला, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। तो डायनेमो आपको यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो इसका सही आंसर होगा जिंक का। ठीक है, ये और जिंक का परत चढ़ा होता है, नहीं चढ़ाते हैं तो उस पर जंग लग जाता है, जो कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? ठीक है, प्लेटिनम, हीरा, स्फटिक, सोना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हीरा। हीरा जो है कठोरतम पदार्थ है, अधातु है और कार्बन का अपरूप है। ठीक है, और 2-3 और फैक्ट याद रख लीजिए। सबसे अधिक घनत्व है, सबसे भारी जो तत्व होता है वो ओस्मियम है, और सबसे कम घनत्व वाला सबसे जो हल्का है वो है लिथियम, और सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडाइजिंग है वो है फ्लोरीन। 100वां प्रश्न है, वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। 100 का ऑप्शन सी होगा। देखिए इस तरीके से हमने इसके 100 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया। 2008 में आए हुए प्रश्न थे। आप इसके अनुसार अपनी तैयारी को आगे दिशा दे सकते हैं। प्रीलिम्स जो दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। मेंस वाले प्रश्न देख लेंगे, प्रश्नों की रिपीट होने की 2-4 प्रश्नों की संभावना बनी रहती है। चलिए अगले प्रश्न, अगले सेट में सेट नंबर 2 किया जाए, जो अगले प्रीवियस ईयर का वर्णन करेंगे। चलिए, थैंक यू।